तो वेलकम टू शारदा बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए आज हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जो रिवीजन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो फिजियोलॉजी होता है इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इस फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है, जो फिजियोलॉजी वर्ल्ड है ना, इसका मीनिंग क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। यदि हम इस फिजियोलॉजी का सिर्फ मीनिंग जानते हैं, ठीक है, जो फिजियोलॉजी होता है इसका ये मतलब होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके यूनिट लेवल पे जब उसको आप रीड करते हैं तो उस सिस्टम को फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब उस यूनिट में क्या जाता है, जैसे अपना ह्यूमन बॉडी होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन से बना होता है अपना बॉडी। इसमें जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, है ना, उसके बाद लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सारे इसके ऑर्गन्स होते हैं। जब इसको कलेक्टिवली हम देखते हैं तो हो जाता है ऑर्गन सिस्टम। जब इसके टोटल ऑर्गन्स के फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में हम ले आउट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जब इसी को हम मैक्रो लेवल पर देखते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं कि इसमें कौन सा यूनिट कैसे काम कर रहा है, तो उस पूरे होल प्रोसेस को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब इस फिजियोलॉजी का डिफरेंट टाइप्स होता है, बिकॉज बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सिर्फ ह्यूमन सर्वाइव नहीं करता है। यहाँ पे सिंगल सेल से लेके मल्टी सेलुलर सेल से लेके नॉन लिविंग सेल्स भी, जो वायरस होता है वो नॉन लिविंग सेल में आता है आउटर एनवायरनमेंट में। जब तक उसको होस्ट नहीं मिलता है वो कंप्लीटली यहाँ पे सर्वाइव करता है। जो अपना फिजियोलॉजी होता है ना, इसका 3 टाइप्स होता है, ठीक है। पहला मतलब कि इस 3 से भी ऊपर होता है, लेकिन मेनली हमको 3 पे ध्यान देना है। पहला होता है प्लांट फिजियो, फिर होता है एनिमल फिजियो, फिर होता है सेल बायो, उसके बाद होता है कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। अब जो ये 3 जो आपको समझ में आता होगा कि प्लांट फिजियो किसको बोलते हैं, जब हम प्लांट की चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट फिजियो। जब एनिमल्स में से ह्यूमन बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी। फिर एक आता है सेल फिजियोलॉजी, जिसमें हम जानते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का फंक्शन कैसा है और किस किस लेवल पे इसका फंक्शन का डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा वाला जो अपना आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, इसका ये मतलब होता है, ये समझने वाला चीज है क्योंकि इसमें इवोल्यूशन का रोल प्ले होता है। तो पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ कंपैरेटिव फिजियोलॉजी का, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो जो हम अभी हम जो जान रहे हैं उसका जो है वो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव फिजियोलॉजी बोलते हैं। जो ये कंपैरेटिव फिजियोलॉजी होता है, आप वर्ड को ही देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपेयर आ रहा है। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। हम अपने इकोसिस्टम में अकेले तो रहते नहीं है। इन आवर इकोसिस्टम देयर इज अ प्लांट, देयर इज अ सिंगल सेल, देयर इज अ मल्टीसेलुलर सेल, ऑल टाइप्स ऑफ सेल इज प्रेजेंट। जब इस सारे जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जब इसको हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। लेकिन जब कंपेयर सिर्फ हम सेल के बेसिस पे तो नहीं कर सकते, हमको ये भी जानना पड़ेगा कि इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है, मतलब इसका जो एंसेस्टर है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो जब हम इसके एंसेस्टर में घुसते हैं तो इसका मतलब हो गया कि वी विल टॉक अबाउट इवोल्यूशन। हम यहाँ पे इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, इट्स मीन दैट वी विल टॉक अबाउट द जीन सीक्वेंस होते हैं जो डीएनए के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपको कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। बात समझ में आई? ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो फिजियोलॉजी होता है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्टिव आप आंसर कोई भी क्वेश्चन का लिखोगे तो वहां पे ये बहुत ज्यादा आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब हम अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बढ़ते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अपना पहला टॉपिक जो है आज का वो है हार्ट, ठीक है, HEART, हार्ट। नाम सुनने में बड़ा एक कैची जैसा नाम इसका है हार्ट, बिकॉज हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। इसको हम लोग एक आप कह सकते हैं कि ये एक जनरेटर होता है ह्यूमन बॉडी का। ये हार्ट जो है ना, ये हार्ट सिंगल ऐसा एक ऑर्गन होता है जो सारे ऑर्गन को चला सकता है। इट हैज अ कैपेबिलिटी टू डू दैट। इसके पास ऐसा कैपेबिलिटी होता है कि ये सारे
ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट वे में काम करवा सकता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो हार्ट है ना, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन में आता है, इसलिए मैंने बोला कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हम शुरू करेंगे सबसे पहले हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपने पुराने गाने सुनते होंगे, इस समय दिल टूट जाता है, दिल जुड़ जाता है, तो उसी को हार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये हार्ट है, ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये अपने मन मर्जी का मालिक होता है, इस पे हम हक नहीं जता सकते हैं। मतलब कि कहने का ये मतलब कि आप यदि दिमाग से चाहो कि मैं अपना सांस रोक दूं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इट्स मीन दैट दो हार्ट का जो एक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। अब मैं आपको डिफरेंशिएशन बता देता हूं। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वॉल्यूंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। ऐसा कोई ऑर्गन जो अपने आप काम करता हो उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉल्यूंट्री। मतलब इनवॉल्यूंट्री का मतलब ये हुआ कि ब्रेन का कोई भी सिग्नल या मतलब ब्रेन यदि चाहे कंट्रोल करना हार्ट को, या कोई भी ऑर्गन चाहे हार्ट को कंट्रोल करना, वो नहीं कर सकता। तो इस जब ऐसा कोई ऑर्गन के पास कैपेबिलिटी होता है तो वो इनवॉलंटरी एक्शन करता है। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, हार्ट जो होता है ना, एक होलो स्ट्रक्चर होता है। अब होलो क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है। यदि आप मान लीजिए कि आपके पास दो जग है, ठीक है, एक जग जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, एक जग स्टील का बना हुआ है। तो जो प्लास्टिक जो स्टील का जग होगा उसमें आपका जो वॉल्यूम होगा वाटर का, वो एक क्या होगा कि वो कांस्टेंट मैनर में होगा। यदि उसका मान लीजिए कि उसका कैपेसिटी 1 kg है तो आप 1 से 2.5 kg नहीं कर सकते। बट इन द केस ऑफ प्लास्टिक वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपका कैपेबिलिटी 1 kg है तो उसको आप बढ़ा के 2 kg तक ले जा सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि हार्ट जो होता है ना, वो प्लास्टिक इन नेचर होता है। इन द सेंस, यदि मतलब कि हार्ट जो होता है एक ऐसा मसल से बना होता है जिसके पास ये कैपेबिलिटी होता है कि वो कंट्रैक्टाइल कर सकता है और रिलैक्स हो सकता है। इसी जो कंट्रैक्टाइल मूवमेंट होता है या रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम इन ओरिजिन। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम इन ओरिजिन बोलते हैं। मैं इसका मतलब समझाता हूं। मायोकार्डियम इन ओरिजिन बोलते हैं। ये हम लोग ने पहले वाले क्लास में कर चुका हूं, लेकिन मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, इसे रिमाइंड बैक करने में दिक्कत नहीं होगा। मायोकार्डियम का मतलब ये होता है कि आपका हार्ट यदि एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये अपने आप स्टॉप नहीं होता है। इन द केस यदि आपका फिजिकल इंजरी नहीं हो जाए, यदि आपका केमिकल जो सीक्वेंस है, आपका ब्रेन से जो केमिकल निकल रहा है या हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़े नहीं, या आप कोई ड्रग्स इन केस ना हो, या फिर आप कोई ऐसा मेडिसिन ना ले जिससे हाई डोज पे आपका हार्मोन इन जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाए, उतना यदि आपका बॉडी में ये सब सही है तो आपका हार्ट नहीं रुकेगा। यदि हार्ट रुकता है तो हार्ट के पास ऐसा कैपेबिलिटी होता है कि ये दोबारा रिस्टार्ट हो सकता है, मतलब ये स्विच की तरह काम कर सकता है। अब ये जो रिस्टार्ट वाला जो फंक्शन है, ये हम आगे जब चलेंगे तब पढ़ेंगे। पहले इसका हम ये देखते हैं कि जो हार्ट होता है एक टिपिकल ह्यूमन हार्ट होता है। यदि इसको हम डिफाइन करें या इसके स्ट्रक्चर को देखें तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो हार्ट होता है, मैंने पहले बताया कि ये होलो इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर में जो कैविटी होती है उसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है, उस पर ब्लड स्टोर्ड हो सकता है। बात समझ में आई? जो हार्ट होता है वो होलो इन स्ट्रक्चर होता है। हार्ट का जो लोकेशन होता है वो पेरिकार्डियम, मतलब कि अपना जो मेडियस्टम जो रीजन होता है, मेडियस्टम मतलब सेंटर वाला पार्ट, इट इज कॉल्ड मेडियस्टम। मेडियस्टम में जो अपना हार्ट जो होता है वो लेफ्ट के साइड ज्यादा टिल्ट होता है। टिल्ट का मतलब होता है हल्का सा टेढ़ा होना। जो हार्ट होता है ना वो जो 90 डिग्री पे नहीं होता, हल्का सा ये ऑब्लिक होता है, तो उसी को बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं क्या, तो वो टिल्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट के साइड ज्यादा टिल्ट होता है, ठीक है। जो अपना हार्ट है ना ये मेडियस्टम रीजन में प्रेजेंट होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो हार्ट होता है वो लेफ्ट के साइड ज्यादा टिल्ट होता है, ये बात समझ में आ गया। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें आपको नोट बनाने में दिक्कत ना हो। मैंने क्या क्या बोला, जो हार्ट है ये होलो स्ट्रक्चर का होता है, मतलब कि बीच में इसका बहुत ज्यादा स्पेस होगा जहां पे स्टोर्ड हो सकते हैं कोई भी चीज। सेकेंड वाला चीज मैंने क्या बताया, ये मेडियस्टम में प्रेजेंट होता है। मेडियस्टम MEDIASTUM मेडियस्टम में प्रेजेंट होता है। तीसरा मैंने क्या बोला, जो हार्ट होता है वो टिल्ट होता है लेफ्ट के साइड ज्यादा, राइट के साइड कम टिल्ट होता है, लेफ्ट के साइड ये ज्यादा टिल्ट होता है। तब बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हार्ट जो होता है ना ह्यूमन में, मेल और फीमेल में इसका वेट भी अलग होता है लेकिन लंबाई सेम होता है।
अपना हार्ट का जो लंबाई होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये बात समझ में आई? ओके, ये हार्ट जो होता है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यदि मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में यदि मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जो होता है ये 225 ग्राम इसका वेट होता है फीमेल में। 225 ग्राम वेट होता है फीमेल में। बट इन द केस ऑफ मेल ये स्लाइटली ज्यादा वेट होता है मेल में, क्योंकि मेल में जो होता है ये 310 ग्राम का हो जाता है इन द केस ऑफ मेल। ठीक है, मतलब कि here we can see that there is a slightly difference of the weight in the male section and the female section of the heart। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीमेल में जो है ये 225 ग्राम है और जो मेल में है ये 310 ग्राम है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट हिट क्वेश्चन में आता है। बात समझ में आया? तो फीमेल का जो वेट होता है वो 2 to 5 ग्राम होता है और इन द केस ऑफ मेल देयर इज 310 जिसको बोल सकते हैं वो 310 ग्राम होता है मेल के केस में। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लेना। चलिए मैं इरेज करता हूं। आप वीडियो पॉज करके इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये आप समझ में आ गया? ये था इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने जब यूकैरियोटिक सेल मैंने शुरू किया था तो मैंने बताया था जो अपना कोई भी ऑर्गन्स होता है इसमें ये सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मतलब हम लोग का सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास एक कवरिंग एक्स्ट्रा होता है। उसी तरह हार्ट के पास भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है। हार्ट के पास आउटर कवरिंग होता है, इनर कवरिंग होता है और दोनों कवरिंग के बीच में स्पेस भी होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई? जो अपना हार्ट का आउटर लेयर होता है, हार्ट का आउटर लेयर जो होता है, सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है, क्या मैंने बोला? आउटर लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? आउटर पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? आउटर पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? आउटर पेरिकार्डियम। और जो बीच वाला मतलब इनर लेयर जो होता है, मैंने क्या बोला? इनर लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? इनर पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ये आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम के बीच एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियम कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कैविटी। अब इस कैविटी का काम क्या है ना? आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। तो इसका एक काम होता है, क्योंकि कोई भी चीज अपने ऑर्गन में ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो ऐसे बेफालतू नहीं होता है। ठीक है, तो जो अपना कैविटी होता है ना, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ एक चीज याद आया, बहुत सारे मतलब कि इसमें 2-3 कमेंट मैंने देखा था, ऐसा था कि सर आप मतलब कि पूरे अच्छे से नोट्स आप नहीं बनाते हैं। इसका कारण है क्योंकि मैं पीपीटी अपलोड कर देता हूँ और मैंने अच्छे से भी ट्राई किया है पीपीटी अपलोड करने का और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आजकल। इसमें यदि मैं नोट्स लिखूं कि सिंगल करके तो हम अपना वीडियो जो है ना वो 1.5 घंटा का लंबा बन जाएगा। ठीक है, मतलब 7-8 GB का वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। उससे आपको पीपीटी में तो हर चीज मिल ही जाता है, तो फिर यहाँ और वहाँ बात बराबर है। ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ पॉइंट उठाना है, जो आपको याद रखने वाला पॉइंट मैं सिर्फ यहाँ पे बताता हूँ। बाकी जो समझने वाला है कॉन्सेप्ट डिटेलिंग है वो सारे आपको पीपीटी में मिल जाता है, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ हम क्या बात करें, तो जो कैविटी होता है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड का काम है, देखिए गाड़ी में हम लुब्रिकेशन क्यों करते हैं? जो मोटर व्हीकल होता है अपने पास और या 4 व्हीलर होता है उसमें हम मोबिल क्यों डालते हैं? बिकॉज इट्स रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड द एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द इंजन। मतलब कि आपके इंजन के लाइफ को बढ़ाता है। यदि कोई भी दो चीज घर्षण कर रहा है तो वहां से क्या क्या प्रोड्यूस निकलेगा? वहां से हीट निकलेगा। उसके दो जो सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं उसमें घर्षण पैदा होगा तो वो घिस सकता है, वो खड़ा हो सकता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी फिल्ड अप विथ मोबिल डालते हैं उसमें। ठीक है, उसी तरह अपना जो ये बीच वाला कैविटी है ना, इसमें फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या करता है? ये फ्रिक्शन को लेस करता है। मतलब फ्रिक्शन जो पैदा होता है वो उसको कम करता है। फ्रिक्शन कैसे पैदा होता है मैंने बताया। हार्ट जो होता है इसके जो सेल्स होते हैं ये बने ही इसलिए होते हैं क्योंकि ये सेल्स सुकड़ते हैं और फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। लाइक रबर को आप स्ट्रेच करते हो, छोड़ देते हो तो फिर वो क्या आता है?
वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। उसी तरह अपना जो हार्ट होता है ये सिकुड़ता है और फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, ठीक है, मतलब कंट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें घर्षण होता है सेल के अंदर में, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे फ्लूइड होता है। और फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आउटर पेरिकार्डियम एंड द इनर पेरिकार्डियम के बीच में जो पेरिकार्डियम कैविटी होती है उसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो फ्लूइड क्या करता है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और जो वहां पे जो हीट जो प्रोड्यूस होता है उस हीट को भी मिनिमाइज करता है, जिससे अपना जो सेल्स होता है उसकी जो क्या कहते हैं उसको, उसकी सेल की जो लाइफ लाइन होती है वो बढ़ जाती है। एक बात आपको और बता देता हूं, यदि हार्ट डैमेज हो जाए, यदि हार्ट में चोट लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो उसका सेल्स रिपेयर नहीं हो सकता है। हार्ट का सेल रिपेयर नहीं हो सकता है। नोट मार्क करके आप नोट कर ले, क्योंकि हार्ट का सेल जो होता है वो वन टाइम मेड होता है। बात समझ में आई? यदि आपके हार्ट में मान लीजिए 150 सेल्स हैं, यदि 150 सेल्स हैं तो वो आपके मरते दम तक 150 ही रहेंगे। हाँ, वो एज बढ़ेगा और जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा तो उससे आपके जो हार्ट के सेल्स होते हैं उसकी लाइफ लाइन घटती जाती है, जिससे हार्ट का जो साइज होता है वो छोटा होता है। समझे? जो हाइट जो छोटा होता है, जो अपना जो ये रिब केज है, जो अपना 7 जो लेटर जो अपना सेक्शन होता है 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट में फ्लोटिंग रिब प्रेजेंट होता है जो अप एंड डाउन फेल्व की तरह काम करता है। आप देखते होंगे बूढ़े आदमी सबको, आप गौर से देखना, जब वो गंजोन जी खोले हो, जो खुला बदन हो, तो उनका जो अपना रिब्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो देखना कि उसमें ना मसल्स कम हो जाता है, बिकॉज ये जो हार्ट होता है ना उसका साइज छोटा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का पंपिंग जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होने लगता है। तो जो ब्लड है ना वो हर सेल्स के पास नहीं पहुंच पाता है, खासकर जहां बोन्स के पास, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। वही कैल्शियम मसल्स को मूवमेंट देने में सक्षम होता है, बस कैल्शियम ही। इसीलिए हार्ट में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये भी चीज आप नोट कर लेना, ठीक है? ये तो आप क्वेश्चन में आएगा कैल्शियम, पोटेशियम, ये पहले तो दो पक्के आएंगे, कैल्शियम एंड पोटेशियम, थर्ड में आएंगे सोडियम, और जो लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा उसमें होगा नन ऑफ दीज। अब जो ये कैल्शियम एंड द पोटेशियम है ना, ये दोनों बहुत ही इंटरलिंक्ड है, बिकॉज पोटेशियम जो भी इंपल्स जनरेट करता है, इंपल्स जनरेट होगा तो ही आपका हार्ट कंट्रैक्टाइल करेगा। तो यहाँ पे है ना, कंट्रैक्टाइल करने का इसमें जो है जो पोटेशियम है उसका कोई रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे कैल्शियम मारते हैं। और सोडियम जो होता है, सोडियम नमक, जहां जहां नमक वहां वहां पानी। मतलब क्या हुआ, ये जो नमक है NaCl इसका कंपाउंड होता है। क्या होता है? NaCl होता है। इसमें दो चीज है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। अब जो ये Na है ना सोडियम, इसके सोडियम जहां भी आप नाम सुन ले तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स आ गया। अब पहले जमाने में देखते हैं जो अर्थिंग होता है उसमें नमक काहे डालते हैं, बिकॉज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ये जो सोडियम है वो एक्सेप्ट कर लेता है। आफ्टर द एक्सेप्टिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है कि एक पाथ बन जाता है। किसका पाथ? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आप इंपल्स जनरेट कर रहे हैं वहां पे, ठीक है? तो इसीलिए NaCl, जहां जहां नमक वहां वहां पानी। हम लोग जब बेहोश होते हैं तो हम लोग को पानी क्यों चाहा जाता है, नमक का घोल क्यों चाहा जाता है? बिकॉज आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है कि यदि आप ओवर हीट हो जाए, आगे आप ओवर हीट हो जाए तो आपका सेल्स होता है वो सिकुड़ जाता है, मतलब पानी का मात्रा कम हो जाता है। आज जैसे ही आप उसमें क्या किए, आप नमक का घोला चढ़ाया अपनी बॉडी के अंदर में, क्या हुआ कि पहले पूरा बॉडी में आपका नमक ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके बॉडी के हर सेल में ये नमक पहुंचा। जैसे ही नमक पहुंचा तो सेल जो है ना वो जो सिकुड़ गया था वो फिर से अपने रिगेन ओरिजिनल पोजीशन पे आना शुरू हो जाता है। मतलब कि उसके अंदर जो ब्लड की मात्रा कम थी विथ वाटर वो बढ़ने लगता है। तो जो वही जहां जहां नमक वहां वहां पानी, वही वाला केस है, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो कैल्शियम की मात्रा, एविडेंट कैल्शियम जो है वो हार्ट के पास होता है, बिकॉज कैल्शियम ही आपको कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवा सकता है। इतना बात समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैंने अभी क्या क्या बात किया कि जो आउटर स्ट्रक्चर होता है हार्ट का वो दो से होता है, पेरिकार्डियम एंड द इनर कार्डियम। पेरिकार्डियम इनर कार्डियम के बीच में कैविटी होता है, इसको पेरिकार्डियम कैविटी बोलते हैं। उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, ठीक है? जिससे सेल्स जो होते हैं कार्डियक, हार्ट के सेल को कार्डियक सेल बोलते हैं, जिससे कार्डियक सेल की जो लाइफ लाइन होती है वो बढ़ जाती है।
ठीक है। मैंने एक पॉइंट और बताया, जो हार्ट के जो सेल्स होते हैं एक बार वो डेड हो जाए तो फिर वो जिंदा नहीं हो सकते हैं, मतलब वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स इनसाइड द हार्ट, ओके। और यही सेम चीज होता है अपने न्यूरॉन्स के द्वारा। यदि आपका न्यूरॉन्स डैमेज होता है तो फिर जिंदगी भर वो रिपेयर नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? आपके पास दो ही ऑप्शन बचेगा, या आप हार्ट ट्रांसप्लांट करवा ले तो ही आप जिंदा रह सकते हैं, या न्यूरॉन्स यदि खत्म होना शुरू हो गया तो एक मेडिसिन आता है जो न्यूरॉन्स को कंजर्व करता है। तो वो मेडिसिन आपको पर महीने पे वो डलता है ब्लड में, जो आपके न्यूरॉन्स को कंजर्व करके रखता है, जो भी आपके पास लाइफ रिमेनिंग होती है। बात समझ में आई? ठीक है। ये हो गया आउटर इनर कवरिंग। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अपने हार्ट के सेल्स होते हैं। अब जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा तो टिश्यू का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टिश्यू में स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं, कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ब्रश बॉर्डर लाइक एपिथेलियम सेल्स होते हैं, जिसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। तो हार्ट में जो होता है यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल सेल होता है। अब मैं बताता हूँ स्क्वैमस का क्या मतलब होता है। क्या कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्क्वैमस, SQUAMOUS, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है अपने हार्ट के पास। स्क्वैमस का ही मतलब आता है स्क्वीज, ओके। स्क्वीज का मतलब क्या होता है? कोई चीज को मुचाड़ दो पकड़ के, स्क्वीज या फिर छोड़ दो तो वो अपनी रिगेन ओरिजिनल पोजीशन में आता है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ये हुआ कि ऐसा टिश्यू जो हाई प्रेशर को झेल सकता है। क्या कर सकता है? हाई प्रेशर को झेल सकता है, ओके। बात समझ में आ गई? इसीलिए जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है ये इसके कवरिंग में प्रेजेंट होता है। यदि कोई हम मैकेनिकली इंजीनियरिंग में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हार्ट में जो अपना रिबकेज है, जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लंग्स एंड द हार्ट है, उस पर यदि प्रेशर पड़ता है तो बहुत हद तक उस प्रेशर को मैनेज कर सकता है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। बात समझ में आ गई? ठीक है। इतना बात आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। आप यदि हार्ट के इनर स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो मैं एक नया हेडिंग डालता हूं। क्या नया हेडिंग डालता हूं? इनर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या डालता हूं? इनर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या डालता हूं? इनर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। अब जो हार्ट है ना, इसमें चैम्बर्स होते हैं, इसमें वेल्व्स होते हैं, इसमें नोड प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। जो अपना हार्ट है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें चैम्बर्स होते हैं, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है लेफ्ट आर्टियम, फिर उसके नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर होता है राइट आर्टियम, फिर होता है राइट वेंट्रिकल। बात समझ में आई? अब इस 4 जो चैम्बर्स हैं इसके काम होते हैं, हाँ, इसके स्पेशल काम होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अपना जो हार्ट है ना, ये ब्लड को सिर्फ पंप करता है, मतलब इसका काम यही है कि ये ब्लड को पंप करेगा। लेकिन अपने हार्ट में क्या होता है कि जो अपना हार्ट का जो फंक्शन है ना, इसमें क्या होता है कि आपका हेमोग्लोबिन जो ब्लड में आएगा, जो आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हीम ग्रुप का, वो आपके लंग्स में प्रेजेंट होता है, एल्वियोली सैक में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? अब जो ये लंग्स है ये डिफरेंट ऑर्गन है। ये हार्ट के जो हार्ट है ये सेक्शन बीच में होता है, थोड़ा सा ये लेफ्ट के साइड टिल्ट होता है, और इसके बोथ साइड में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई? अब जो ये लंग्स है ना, लंग्स का क्या काम होता है? यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड बिटवीन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब हार्ट को इतना लोड होता है अपने बॉडी में, इसको तो एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करना है बॉडी में, और दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सकअप भी करना है अपने बॉडी से। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जो अपना हार्ट है, एक तो ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टिश्यू ऑफ द बॉडी। और जो दूसरा वाला काम क्या करता है ये कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीबी जो है, उसको सकअप करता है बॉडी के डिफरेंट सेल से, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाउन सर्कुलेशन। अब ये जो कहने में और देखने में बड़ा आसान है बिकॉज, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क होता है, वो भी 24/7 टाइम ये काम करता रहता है। अब देखिए, अब जो ये आर्टियम वाला सेक्शन है, ये जो आर्टियम वाला सेक्शन है, इसका काम क्या होता है कि इसमें
ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर्ड होता है। और जो ये वेंट्रिकल वाला सेक्शन होता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये बताइए कि आप जो ऐसा कोई स्पेशल मतलब कि स्पेशल पाथवे है जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसेगा हार्ट के पास, और ऐसा कोई स्पेशल पाथवे है जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी घुसेगा हार्ट के पास। सही बात है, क्योंकि डबल सर्कुलेशन है तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होंगे। ठीक है, तो हार्ट का जो आर्टियम वाला सेक्शन होता है और वेंट्रिकल वाला सेक्शन होता है, ये दोनों बीच में एक डिवीजन होता है, और वो जो डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। वी गोना कॉल इट सेप्टम। ये सेप्टम जो है ये आर्टियम और वेंट्रिकल सेक्शन को डिफरेंशिएट करता है। अब आर्टियम और राइट आर्टियम एंड द लेफ्ट आर्टियम, इसमें क्या होता है कि इसमें वेल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकप्सिड वेल्व और द मेटेरियल वेल्व। अब जो ये ट्राइकप्सिड वेल्व है ना, ट्राइकप्सिड वेल्व या मिट्रल वेल्व, MITRAL, मिट्रल वेल्व। एक्चुअली वेल्व का काम ये होता है कि कोई भी ब्लड आपके हार्ट में आया तो उस तो वेल्व जो होता है उस ब्लड के ब्लैक फ्लो को रोक देता है। मान लीजिए आपको हम एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, आपने पंपिंग सेट लगाया खेत में, और एक पाइप आपने क्या किया, किसी नदी में डाल दिया, और दूसरा पाइप आपने क्या किया, आपको उस खेत में डाल दिया। आपने पंपिंग को स्टार्ट किया, और एक तरह से वो क्या कर रहा है, वो जो नदी से पानी को सकअप कर रहा है और फिर उसको रिलीज बैक कर दे रहा है, कहां पे, खेत में कर दे रहा है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, सिंगल सर्कुलेशन। यदि उसी जगह हम क्या करते, पंपिंग सेट एक ही रहता और एक पाइप हम लगाते कहां पे, खेत में, और दूसरा पाइप लगाते आपको कहां पे, नदी में, तो एक पानी तो सकअप हो रहा है और खेत में जा रहा है, और दूसरा पानी खेत से सकअप हो रहा है और नदी में जा रहा है, वो ये डबल सर्कुलेशन। अब देखिए, अब ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इन द केस क्या हुआ कि आपका मशीन रुक गया। अब मशीन रुकने के बाद क्या हुआ कि जो खेत का पानी है वो खेत में ही रहेगा, और जो नदी का पानी है वो नदी में ही रहेगा। ये काम कौन करता है हार्ट में, ये काम करता है अपना ये वेल्व। वेल्व क्या करता है कि ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उसको प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, आर्टियम का ब्लड आर्टियम में रहेगा, वेंट्रिकल का ब्लड वेंट्रिकल में रहेगा, दोनों का ब्लड एक दूसरे से मिलेगा नहीं। तो फिर क्या मतलब रह गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। बात समझ में आई, ठीक है। अब जो ये हार्ट है, अब ये हार्ट का कुछ बात जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो हार्ट होता है ये कभी रुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, ये स्टॉप नहीं होता है जब तक इसमें कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं आ जाए, या कोई फिजिकल बैरियर नहीं आ जाए, या कोई हार्मोनल इंबैलेंस नहीं हो जाए, या आपका नर्व इंपल्स में कोई कंडक्शन का प्रॉब्लम ना हो, तब तक ये हार्ट नहीं रुकेगा। यदि इन द केस हार्ट स्टॉप हो गया तो क्या होगा, यदि हार्ट स्टॉप हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद तुरंत आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो स्टॉप नहीं होता तुरंत, जैसे कि आपका हार्ट रुका और ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया, नहीं, कुछ टाइम तक आपका ब्लड फ्लो चलता रहता है। बात समझ में आई आपको, कुछ टाइम तक ब्लड फ्लो आपका चलता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ब्लड फ्लो भी आपका स्टॉप हो जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जो अपना हार्ट होता है, HERT हार्ट होता है, इसमें एक फंक्शन क्या होता है कि जो हार्ट होता है ये यदि स्टॉप हो जाता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, CPR देते हैं, CPR देते हैं। अब ये CPR में होता क्या है, CPR में हम क्या करते हैं, इस CPR को समझने के लिए पहले दो टर्म समझिए। पहला टर्म है रिदमिक सीक्वेंस, RHYMTIC, रिदमिक सीक्वेंस, और दूसरा है ब्रीदिंग सीक्वेंस। इस दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझते हैं। ब्रीदिंग सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग सीक्वेंस। ठीक है, आप जितना भी सांस लिए, ठीक है, उसमें कितना परसेंटेज आपका ऑक्सीजन बाइंड किया लंग्स में और वो गया हार्ट के पास, दैट इज कॉल्ड रिदमिक सीक्वेंस। अब क्या होता है कि जब हार्ट स्टॉप हो जाता है वर्क करना तो क्या होता है कि आपका ब्रीदिंग सीक्वेंस भी स्टॉप हो जाता है। अब ब्रीदिंग सीक्वेंस स्टॉप हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका रिदमिक सीक्वेंस भी स्टॉप हो जाता है। सीपीआर देने के, सीपीआर जब हम देते हैं, सीपीआर में क्या होता है, वी गोना काउंट 1 to 10, फिर 10 से रिपीट करते हैं नेगेटिव में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जाते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे सीक्वेंस होता है सीपीआर में। अब ये सीपीआर जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जब 1 करते हैं तो वी गोना प्रेस इट,
जब 2 करते हैं तो वी गोना रिलैक्स इट, 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसा सीपीआर में मूवमेंट में होता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो अपना हर्ट होता है इसमें एक नोड प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसए नोड। एसए नोड, एसए का फुल फॉर्म होता है सेमी एट्रियम नोड, सेमी एट्रियम नोड। अब ये एसए नोड का एक सबसे बड़ा फंक्शन, एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं क्या होता है कि एसए नोड इट कैन generate the impulse after the pressing the SE node, it can generate the impulse inside the heart। जब हम सीपीआर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो SE नोड होता है वो इंपल्स जनरेट करता है। हमसे गाड़ी में किक मारते हैं उसी तरह ये SE नोड भी इंपल्स जनरेट करता है हार्ट में कंटिन्यूअसली। तो जब ये इंपल्स जनरेट करता है, जो अपना हार्ट के जो कार्डियक सेल्स होते हैं वहां पे ये इंपल्स पहुंचता है, और जब ये कार्डियक सेल्स के पास ये इंपल्स पहुंचता है तो ये क्या करता है, कंडक्शन स्टार्ट करता है। कंडक्शन वेंट्रिकल से पहले स्टार्ट होता है, फिर आर्टरियम के पास जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। इसका ये मतलब नहीं है कि आर्टरियम ऊपर है तो आर्टरियम को पहले नहीं, पहले कंडक्शन जो है वो पुर्किंजे फाइबर से होते हुए जाता है वेंट्रिकल के पास, आफ्टर दैट ये पहुंचता है एट्रियम के पास। बात समझ में आई? तो जब ये इंपल्स स्टार्ट होता है तब आपका हार्ट जो है धीरे 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 कंडक्शन और रिलैक्सेशन करना शुरू करता है। तो जैसे ही ये रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन शुरू होता है तो आपका ब्रीदिंग सीक्वेंस स्टार्ट होता है, और जैसे ही ब्रीदिंग सीक्वेंस स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका रिदमिक सीक्वेंस भी स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ईसीजी, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें जो आप पैटर्न देखते हैं उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं PQRST, समझे? पी का मतलब जो जब हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में तो हम बात करेंगे कि कौन सा ग्राफ कब ऊपर जाता है, कौन सा ग्राफ कब नीचे आता है, नेगेटिव कब हुआ, पॉजिटिव कब हुआ, ये सारे हम देखेंगे, ठीक है? तो जो आप ईसीजी देखते हैं ना वही आपका सीक्वेंस होता है। वो जो ग्राफ जो उठ रहा है आपका, जो मशीन पे आप देखते हैं जो ग्राफ उठता है, टो 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 आवाज करता है, जो वो साउंड जो है ना वो ही रिदमिक सीक्वेंस का साउंड होता है, जो टो 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 ऐसे करके आवाज करता है। वो साउंड यदि तेज हो गया तो आपका जो रिदमिक सीक्वेंस है वो भी तेज हो जाता है। मतलब आप सांस ज्यादा तेजी से ले रहे हैं तो आपका साउंड भी बीप 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 ज्यादा तेज करेगा। यदि वो बीप धीरे धीरे साउंड कर रहा है तो आपके हार्ट पे लोड बढ़ रहा है, आपका ब्लड मोटा हो गया, जिसके कारण हार्ट का जो सीक्वेंस होता है वो स्लो डाउन होने लगता है, जिसके कारण आपका सीक्वेंस भी स्लो डाउन हो जाता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज बहुत ज्यादा चीज मैंने आपको कवर अप कर दिया है, ठीक है? एक क्लास में इतना कवर अप करना बहुत बड़ा बात है, तो मैंने बहुत हद तक आपको हार्ट कंप्लीट करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो सारे होंगे इनके फंक्शंस पे, मतलब कि अधिकतर जो क्लास होंगे कि ब्लड कौन से टिश्यू पे कब पहुंचता है, कौन सा वेन से पहुंचता है, वेना कावा का क्या काम है, आर्टेरियल वेल्व का क्या काम है, जितने भी वेल्व है, ट्राइकप्सिड वेल्व हो गया, मैट्रियल वेल्व हो गया, इसका काम जानेंगे, ओके? और उसके बाद हार्ट में डिजीज होते हैं और सर्कुलेशन का कुछ पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लंग्स पे जाएंगे, ठीक है? तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आया हो। यदि आपको पसंद आया हो तो तभी आप इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर ही देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लेटफॉर्म पे शेयर करना, जैसे FB हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो भी आप चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो या आप टेलीग्राम पे हो, यदि आप क्या करते हैं आप अदर भी प्लेटफॉर्म पे यदि आप यूज करते हो, जहाँ भी आप सोशल नेटवर्किंग को एक्सेस करते हो, यू कैन शेयर द वीडियो, ओके? एंड अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप इसको करो और बच्चे तक पहुँचाओ, जिससे उसको